हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपके साथ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए बिना किसी बकवास के हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देख सके हैं कि भारत में जो फॉर्मल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो लेकिन हमने ये भी देखा था कि प्रेसिडेंट जो भी पावर का एक्सरसाइज करता है वो किसकी एडवाइस पर करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट निकल के आता है कि कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि मंत्रिपरिषद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आप देखोगे दूसरे पॉइंट में देखो क्लियर लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यानी मंत्रिपरिषद को किसके द्वारा हेड किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। इस प्रकार से एज ए हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनरी बन जाता है किसी भी सरकार के लिए। और यहाँ पे इसके अलावा ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव होती है, इसमें जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर रह पाता है जिसके पास सपोर्ट होनी चाहिए मेजॉरिटी की लोकसभा में। तो इस यही कारण है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास सपोर्ट होता है पूरी लोकसभा का, यानी पूरी लोकसभा का सपोर्ट है यानी कि पूरे भारत के लोगों का जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया है उन सारे लोगों का उसके पास सपोर्ट है। तो यही सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बना देती है। और इसके अलावा इतना ही नहीं, पीएम के द्वारा सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन जो है कि मिनिस्टर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किस किस के पास कौन सा पोर्टफोलियो यानी कौन सा विभाग रहेगा। इसके अलावा रैंक एंड पोर्टफोलियो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की उसकी सीनियरिटी है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। इन सारे डिसीजन को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट में हिस्सा देता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे आप दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर तो नहीं है, कहीं वो मिसयूज़ तो न कर ले, लेकिन विभिन्न प्रकार की प्रोविज़न और मैकेनिज्म दी हुई हैं हमारी संविधान में, जिससे कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके बारे में हम पीछे देखेंगे किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। चलो दोस्तों, थोड़ा सा हम डिस्कशन इस टाइम इस पर भी कर लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे जो 91 अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, इससे पहले काउंसिल का जो साइज होता था वो डिपेंड करता था कि इस समय की सिचुएशन क्या है और पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। तो इस प्रकार से कितनी भी बड़ी जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाती थी, मंत्रिपरिषद जिसकी जितनी इच्छा होती थी उतनी बड़ी बना लेते थे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी आने लगा। जैसे क्या होने लगा, किसी भी टाइम पर जो है कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं होती थी, तो इस टाइम जो कि पार्टियाँ होती थी वो किसी भी अपोजिशन की पार्टी को एक मिनिस्टर का बर्थ दे गई, यानी कि उसको कैबिनेट में कोई भी पोजीशन के लिए ललचा करके उसका सपोर्ट ले लेती थी। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं रहती थी कि कितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्रिपरिषद में। लेकिन इसी अमेंडमेंट के थ्रू जो 91st अमेंडमेंट हुआ 2003 में, इसके बाद ये फिक्स कर दिया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जितनी सीट्स हैं उसकी 15% से ज़्यादा आप इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं रख सकते। यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे देखिए कि प्राइम मिनिस्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी और मंत्रिपरिषद किस प्रकार से वर्क करती है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से आपका जो है कि पार्लियामेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर पर कैसे कंट्रोल है। कहीं प्राइम मिनिस्टर एक्सेसिव अथॉरिटी तो यूज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो मंत्रिपरिषद है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, इस चीज़ का ध्यान रखिए ये कैसे रेस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली। तो यहाँ पे आप अभी देखो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई मिनिस्ट्री है, यदि वो सिंगल मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, वो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस खो देती है तो उसको रिजाइन होने के लिए मजबूरी हो जाती है। इसके अलावा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्योंकि यदि ऐसा होता कि हम मिनिस्टर को एक बार क्लियर कर देते कि यू आर द मिनिस्टर, तो क्या होता, वो एक्सेसिव अथॉरिटी यूज़ करता, उसको यदि हटाने का कोई भी प्रोविजन नहीं होता तो बहुत बड़ा पावर का यूज़ करता। इसी वजह से अब यदि उसके पास पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको अपनी मिनिस्ट्री रिजाइन करनी पड़ सकती है। और इतना ही नहीं, यदि किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन किसी मिनिस्टर के खिलाफ भी आ जाता है तो उस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही रिजाइन करना, पूरी मंत्रिपरिषद को ही रिजाइन करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हुए किसी भी टाइम आपने जैसे कोई भी मिनिस्टर जब कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको सिर्फ उसी का रिजाइनेशन मांगा जाता है, क्योंकि यदि अपोजिशन उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई तो पूरा प्रधानमंत्री शायद पूरी पार्टी को ही वहाँ पे मंत्रिपरिषद का मामला ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से अपोजिशन की पार्टियाँ हमेशा रेजिग्नेशन मांगती हैं किसी भी मंत्री से, क्योंकि उन्हें पता है
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है, एक साथ पूरी रेस्पॉन्सिबल होती है। कोई एक मिनिस्टर की गलती पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ध्वस्त कर सकती है। इस प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली गवर्न करती है बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट के बिहाफ पे। यदि उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है पार्लियामेंट का तो वो ख़त्म हो सकती है। इसके बाद ये प्रिंसिपल भी ये हो गया कि सॉलिडेटरी ऑफ द कैबिनेट। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी हो गया, यानी कि कैबिनेट एक है, यानी कैबिनेट को हमें एक ग्रुप कंसीडर करना चाहिए, किसी पार्टिकुलर मिनिस्टर को डिफरेंट डेलीगेशन नहीं देखना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये भी निकल के आता है यदि कोई भी मिनिस्टर है वो आपका जो है कि कैबिनेट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है या तो वो आइदर ये वो तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो दूसरा उसके पास ऑप्शन यही है कि वो सिर्फ रिजाइन कर सकता है। यानी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है वो सभी मिनिस्टरों के ऊपर बाध्य होगा, उसी को मानना सभी मिनिस्टरों की जिम्मेदारी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे हमको पता लगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या क्या डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अच्छा, तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे ज़्यादा रोल, प्री एमिनेंट रोल जो गवर्नमेंट में है वो प्राइम मिनिस्टर का किस प्रकार से है, चलो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या है, यदि जैसे क्या हुआ, कोई एक मिनिस्टर यदि मंत्रिपरिषद में ख़त्म हो जाता है या मर जाता है, कोई भी उसके साथ दिक्कत हो जाती है, तो क्या होगा कि तुमने सुना होगा उसकी वैकेंसी खाली हो जाती है, उसको कोई दूसरा जो कैबिनेट का मंत्री होता है वो उसको संभाल लेता है। जैसे कि सुषमा स्वराज खत्म हुई तो किसी दूसरे ने उसको संभाल लिया। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली खत्म हुए तो किसी दूसरे ने संभाल लिया। लेकिन यदि आपका प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, प्राइम मिनिस्टर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या सॉरी 2 मिनट रुकिए। यदि आपका प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो पूरी की पूरी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी ख़त्म हो जाएगी, वो डिमैश हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर है वो एज ए लिंक काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में। अच्छा, ये लिंक कैसे इस प्रकार की, क्योंकि आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट सारे जवाबदेही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की किससे लेता है, पीएम से लेता है। तो पीएम के साथ इसका लिंक हो गया, पीएम का प्राइम मिनिस्टर के साथ लिंक हो गया। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन भी प्राइम मिनिस्टर होता है तो इसका पार्लियामेंट के साथ भी लिंक हो गया। इसके बावजूद जो कमांड भी जो सारी देता है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, तो वो भी पीएम के द्वारा दी जाती है। इस प्रकार से ये एक धुरी होती है, सरकार की धुरी होता है प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा जो सारे इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजन होते हैं सरकार के वो भी, और पॉलिसी जो भी होती है सरकार की वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर के पास इसकी इतनी पावर कहाँ कहाँ से फ्लो हो रही है। देखिए आप, उसकी कंट्रोल है पूरी मंत्रिपरिषद पर, प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल है। इसके अलावा वो लीडर है लोकसभा का, अब लीडर है। पूरी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, जितने भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास प्राइम मिनिस्टर का कमांड होता है। जहाँ भी विदेशी दौरा हो, फॉरेन डेलीगेशन जा रहा हो, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी होती है। मीडिया में असेस हो, और इसके अलावा जो भी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें सबसे फेमस जो पर्सनैलिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर होती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये समझा कि प्राइम मिनिस्टर किस प्रकार से एक लिंचपिन है, लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा पंडित नेहरू जी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को एक लिंचपिन कह सकते हैं, यानी उसको धुरी भी कह सकते हैं सरकार की। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है कि गठबंधन की सरकारों में किस प्रकार से अफेक्टेड होती है। यहाँ पे देखो, जो कि पीएम जितनी भी एक्सरसाइज करता है वो उसकी प्रीवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशन, यानी कि इस समय की राजनीतिक स्थिति क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप 2019 के इलेक्शन में भी देखा होगा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट दो, क्योंकि जो है कि जो कोalition वाली गवर्नमेंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अनएसेसिबल पावर वह सिंगल पार्टी इन मेजॉरिटी। जब भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में होती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि उसको इस चीज़ की चिंता नहीं रहती कि वो कभी भी पार्लियामेंट का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन 1989 से विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट हुए, क्योंकि 1989 से आप 2004 तक देख सकते हो कई प्रकार से सरकारें बनी, कोalition की सरकारें बनी। कभी कोई की फुल सपोर्ट नहीं है किसी भी पीएम के पास तो उसको रिजाइन देना पड़ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिजाइन देना पड़ा था, गौड़ादेव जी को रिजाइन देना पड़ा। तो इस प्रकार से बड़ी कॉम्प्लेक्स पार्टी मैकेनिज्म चली थी पार्टियों की। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट आता है वो आता है कि डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट।
यहाँ पे तो यहाँ पे एरोजन ऑफ अथॉरिटी ऑफ पीएम की अथॉरिटी कैसे, जो कि एरोजन मतलब उसकी अथॉरिटी कम कैसे हो गई। तो यहाँ पर जैसे कि गठबंधन की सरकार है तो विभिन्न प्रकार की पार्टियों के साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रधानमंत्री को कंसल्टेशन करना पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नेगोशिएशन बढ़ जाते हैं और ये ध्यान रखना पड़ता है कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री को सपोर्ट देने से मना ना करते। इस प्रकार से ब्रॉड रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेरोगेटिव्स ऑफ द पीएम, जैसा कि हमने पीछे देखा था, प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि कौन सा व्यक्ति कैबिनेट में हिस्सा बनेगा, किसको कौन सी रैंक होगी, किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा। तो इस प्रकार ये भी डिसीजन लेने में प्रधानमंत्री को विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के साथ नेगोशिएशन करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर एज ए लीडर नहीं बन जाता, कहीं ना कहीं वो भी एक नेगोशिएटर बन जाता है। बहुत ज़्यादा उसको नेगोशिएशन करने के लिए मजबूरी हो जाती है। इसके बाद इतना ही नहीं, जबकि पॉलिसी और प्रोग्राम भी बनते हैं तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के साथ कंसल्ट करके बनाए जाते हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी है तो डिफरेंट आइडियोलॉजी की होती है, वो वर्कर्स के लिए काम करना चाहते हैं, कोई पार्टी बिजनेसमैन के लिए काम करना चाहती है। तो इस प्रकार से यदि उनका कोलिशन है तो दोनों पार्टी अपने ही वर्ग को एक बड़ा बेनिफिट देना पाएंगी, यानी दोनों ही अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देखेंगी इस चीज़ में। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे पावर जो कि कोलिशन में डिफरेंट हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो स्टेट लेवल पे भी हमारी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है, लेकिन स्टेट लेवल पर थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है कि जो गवर्नर होता है किसी भी प्रदेश का, वो प्राइम प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसमें एडवाइस जो होती है वो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है, न कि स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उसमें कोई रोल नहीं रहता। यानी कि जो केंद्र सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही राज्य सरकार के गवर्नर को इलेक्ट करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रकार की ऐसी वीडियो ऐसी सीरीज आपके सामने आती रहेंगी। और यदि आपको हमारा इस पीपीटी चाहिए और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।